हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आगे अपन स्टार्ट करते हैं। AEFI क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इसका मतलब क्या है कि इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम के दौरान या उसको, ठीक है, उसको पूरा करने के दौरान कौन कौन सी उसमें क्या आते हैं, एडवर्स इफेक्ट आते हैं, उसको अपन क्या दे बोलते हैं? AEFI, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। ए मेडिकल इंसिडेंट होता है दैट टेक्स प्लेस आफ्टर आफ्टर इम्यूनाइजेशन, कि ये इम्यूनाइजेशन के बाद में एक क्या होता है, इंसिडेंट होता है जो कि टेक्स मतलब क्या करता है, टेक्स प्लेस यानी इम्यूनाइजेशन के बाद में होता है। कोजेस कंसर्न, जो कि कंसर्न करता है कोज, एंड इज बिलीव्ड कि ये इम्यूनाइजेशन के बाद होता है। कुल मिला के ऐसा है कि इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन लगने के बाद में कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, उससे कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट आते हैं, उन सबको क्या बोला जाता है? AEFI बोला जाता है। और ये माना जाता है कि ये किसके कारण होता है? इम्यूनाइजेशन के बाद में होता है या इम्यूनाइजेशन के कारण होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ AEFI कि किस किस प्रकार के EFI होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन वैक्सीन रिएक्शन। वैक्सीन रिएक्शन क्या होता है बेसिकली? ठीक है, इवेंट होता है मतलब ये घटना क्यों होती है, कोज्ड होती है या प्रेसिपिटेट होती है बाय वैक्सीन व्हेन गिवन करेक्टली ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी, कि अपन ने वैक्सीन करेक्टली दी है, ठीक है, उसमें देने में या उसको ट्रांसपोर्ट करने में या किसी भी प्रकार की वो कोई गलती है नहीं है, लेकिन उस वैक्सीन में क्या है, कुछ ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जैसे अमोनियम या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एलर्जी कोज कर सकती है या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट कोज कर सकता है। तो सबसे पहला जो क्या होता है क्लासिफिकेशन EFI का, कौन सा होता है? वैक्सीन रिएक्शन। ये वैक्सीन में ही कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण क्या होता है? रिएक्शंस होती है, ठीक है। दूसरा होता है प्रोग्राम एरर। प्रोग्राम एरर वो होता है कि आपने कोल्ड चेन देखा था कि जहाँ से मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, हर एक स्टेप में, जैसे ILR के थ्रू, ठीक है, वैक्सीनेशन बॉक्स, ठीक है, इम्यूनाइजेशन के जो भी वो क्या होता है, सब सेंटर टू सेंटर ले जाया जाता है। तो उस दौरान अगर कोल्ड चेन में कोई गड़बड़ हो जाती है या, ठीक है, वैक्सीन ख़राब हो जाती है और फिर उनको लगा दी जाती है, तो उससे भी रिएक्शंस हो सकती है। तो ये होता है इवेंट कोज्ड बाय एरर इन वैक्सीन प्रिपरेशन, हैंडलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। इस दौरान अगर कोई गलती हो रही है उस वैक्सीन इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन में, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोग्राम एरर, ठीक है। तीसरा होता है कोइंसिडेंटल। कोइंसिडेंटल का मतलब है इवेंट दैट हैपेंस आफ्टर इम्यूनाइजेशन बट नॉन कॉज्ड बाय इट, कि मान लो रिएक्शंस तो हो गई, ठीक है, इम्यूनाइजेशन के बाद में कोई एडवर्स इफेक्ट आ गया उसको, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग, या फिर उसको मान लो कि जहाँ पे लगी हो वैक्सीन वहाँ पे स्वेलिंग आ गई या फिर कुछ हो गया, तो मतलब क्या है कि इवेंट तो होगा लेकिन कोइंसिडेंटल है, मतलब वो इम्यूनाइजेशन के दौर के कारण नहीं है, ठीक है, उसका कारण कोई दूसरा होगा, लेकिन यानी हुआ तो इम्यूनाइजेशन के बाद में है लेकिन इम्यूनाइजेशन के कारण नहीं हुआ है, ठीक है, एक चांस है, बाई चांस एसोसिएशन है इसका, कि मतलब कोइंसिडेंटल है वो। अगला है इंजेक्शन रिएक्शन। इवेंट फ्रॉम एंजाइटी अबाउट पेन फ्रॉम द इंजेक्शन इटसेल्फ रादर देन द वैक्सीन। ये तब होता है जब एंजाइटी हो जाती है बहुत सारी, कि कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि जो कि इंजेक्शन का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा क्या होता है, इधर उधर भागने लगते हैं या रोने लगते हैं। तो एंजाइटी के कारण, कि कितना पेन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, कितना दर्द होगा, उसके कारण ही क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट आने लगते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? इंजेक्शन रिएक्शन, की मतलब वैक्सीन के कारण नहीं है ये, उस इंजेक्शन के कारण क्या है, ये एडवर्स इफेक्ट आए हैं। और सबसे लास्ट वाला कौन सा होता है? अननोन होता है। इवेंट्स कोज कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, जो इवेंट है उसका कोज क्या होता है, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है, अननोन है कोज, कि उस रिएक्शंस का क्या कोज रहा होगा। तो कितने प्रकार की होगी, ठीक है, वैक्सीन रिएक्शन, प्रोग्राम एरर, ठीक है। वैक्सीन रिएक्शन में क्या होता है कि उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज या उसमें वैक्सीन में ही कुछ ऐसा था जिसके कारण क्या होगी, एडवर्स इफेक्ट आया, ठीक है। प्रोग्राम में था कि जिसमें क्या होता है, कोल्ड चेन या हैंडलिंग में क्या होगी, मतलब खराबी होगी, ठीक है। कोइंसिडेंटल हो गया कि इम्यूनाइजेशन कि इम्यूनाइजेशन तो हो गया लेकिन इम्यूनाइजेशन के कारण नहीं हुआ है वो, ठीक है। तीसरा है, चौथा है इंजेक्शन रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि वैक्सीन के कारण नहीं होता है लेकिन उसके एंजाइटी के कारण हो जाता है, ठीक है। और अननोन के कारण होता है कि उसको कोई डिटरमाइन, मतलब कोई अननोन कोज है जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। अब अपन देखते हैं एक और चीज़ होती है कि 30 से 35 मिनट तक आफ्टर इम्यूनाइजेशन बच्चों को क्या रखा जाता है, वहीं पे उसी सेंटर पे रखा जाता है, ताकि ये देख सकें कि उनमें कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें वहीं पर बैठने के लिए कहा जाता है, ठीक है, 30 से 35 मिनट आफ्टर इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तभी तो अपन ये रिएक्शनों का पता लगा सकते हैं कि ये रिएक्शंस आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर सब सही है। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या इनमें से, मतलब कौन कौन सी वैक्सीन के कारण कौन कौन से दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं माइनर वैक्सीन रिएक्शन, ठीक है, फिर देखेंगे अपन रेयर, ठीक है। माइनर वैक्सीन रिएक्शन तो बहुत ही नॉर्मल होती है, जो कि मतलब हर इंसान में भी देखी जा सकती है, या मतलब किसी भी इंसान में देखी जा सकती है, ठीक है। जैसे फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है इनकी, ठीक है, कब कि कितने परसेंट केसेज में ये आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं DPT की वैक्सीन, ठीक है। लोकल रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, पेन, स्वेलिंग और रेडनेस, फीवर भी आ सकती है इससे। फ्रिक्वेंसी होते हैं अप टू 50% नहीं 50% केसेज में DPT में ये मतलब माइनर सी रिएक्शन है, ठीक है। हेपेटाइटिस A, ठीक है, वही लोकल रिएक्शन, निमोकोकल में भी लोकल रिएक्शन और मेनिंगोकोकल में माइल्ड लोकल रिएक्शंस, ठीक है। लोकल रिएक्शंस कौन सी आ सकती है? पेन हो सकती है, वहाँ स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस, ठीक है। अप टू 50% तो ये तीन कौन सी
ठीक है, फीवर फीवर वगैरह, ठीक है। ये जो 30 to 50% ये कौन से न्यूमोकोकल और मेनिंगोकोकल से, तो अप टू 70% केसेज की फ्रीक्वेंसी में माइनर जो वैक्सीन है उनके रिएक्शंस आते हैं। लेकिन जो अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं कि रेयर वैक्सीन रिएक्शन की, ऐसी वैक्सीन जिनसे रेयरली क्या आते हैं, मतलब क्या आ सकते हैं, रिएक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसमें देखेंगे क्या कि एक तरफ देखेंगे अपन रेयर रिएक्शंस, ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है, और इधर देखेंगे अपन कौन सा वैक्सीन कौन कौन सी है। तो सबसे पहली वैक्सीन देखते हैं अपन बीसीजी। बीसीजी के कारण क्या क्या रेयर एनाफाइलेटिक रिएक्शंस, सॉरी कौन कौन सी रेयर, कौन सी एडवर्स रिएक्शंस हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि बीसीजी के कारण क्या क्या है रेयर रिएक्शंस आ सकती है। सबसे पहला है सुपरेटिव लिम्फेडिनाइटिस। ठीक है, सुपरेटिव लिम्फेडिनाइटिस क्या होता है, वैसे तो स्ट्रेप्टोकोकल जो क्या होता है बैक्टीरिया था उसके कारण होता है। लिम्फेडिनाइटिस होता है कि जो लिम्फ नोड होता है कौन सा, एक तो नेक वाला, ठीक है, ग्रोइन रीजन में होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, ठीक है, उनमें पस भर जाती है और वो मतलब एक मांस की तरह, ठीक है, लिम्फ नोड की तरह मतलब एकदम कठोर बन जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इनका क्या है, तो बेसिकली वो तो होता है मेन जो स्ट्रेप्टोकोकल ओरियस जो बैक्टीरिया उसके कारण होता है। लेकिन बीसीजी के कारण माइल्ड सुपरेटिव लिम्फेडिनाइटिस हो सकता है। ठीक है, जिसमें वही की स्वेलन हो जाती है, पस फील्ड हो जाता है लिम्फ नोड में, ठीक है, जो कि फ्लक्चुएंट एक मास का एक रूप ले लेते हैं। ठीक है, समटाइम्स ब्रेक डाउन इन टू फॉर्म द साइनस और अल्सर, कुछ टाइम क्या हो जाते हैं ये ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं, जो कि ठीक है साइनस या अल्सर बना लेते हैं। ठीक है, कौन सा लिम्फ नोड जो होते हैं वो, ठीक है, स्पेशली इन यंग इन्फेंट्स विथ ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्विंग नीडल एस्पिरेशन। अपन क्या करते हैं फिर इसका क्या यूज़ कर सकते हैं अपन, नीडल एस्पिरेशन, इससे इसका क्या सैंपल लेते हैं, ठीक है, फिर उसका पस को ड्रेन करते हैं और उसको स्कार बनने से रोक देते हैं। ठीक है, तो बीसीजी बेसिकली क्या होता है, बीसीजी एक एडवर्स इफेक्ट कर सकती है सुपरेटिव लिम्फेडिनाइटिस में। ठीक है, यानी खुद कोज कर सकती है डिजीज। दूसरा होता है बीसीजी ओस्टिटिस। तो बेसिकली बीसीजी ओस्टिटिस क्या होता है, मतलब कुल मिला के अपन ये तीन रेयर रिएक्शन पे कौन सा सुपरेटिव, ठीक है, लिम्फेडिनाइटिस, बीसीजी ओस्टिटिस और डिसेमिनेटेड बीसीजियोलिसिस, ये सारी की सारी कौन सी रेयर रिएक्शन है जो बीसीजी वैक्सीन के कारण होती है। ठीक है, पर्टिकुलर वैक्सीन। तो दूसरी कौन सी होती है, बीसीजी ओस्टिटिस। ओस्टिटिस से मतलब क्या है कि ये बोन से संबंधित है, एक रेयर इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कौन सा, ओस्टिसिस या ओस्टियोमिलाइटिस। ठीक है, जो कि बीसीजी के कारण होता है। तो होता क्या है इसमें, टिपिकली होते हैं यंग चिल्ड्रंस में, ठीक है, जिसमें बोन पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है या लिम्प बन सकता है इसमें। ठीक है, कुछ वैक्सीनेशन के कुछ महीने बाद में, किसमें लंबी जो अपनी लंबी बोन्स आती है ना उनमें होती है, ठीक है, ऑफन इन लॉन्ग बोन्स। ठीक है, इनमें क्या करते हैं, इसका एक्सरे एमआरआई करके इसको मतलब पता लगाया जाता है लीजन्स में, कहाँ कहाँ लीजन्स है, कहाँ इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दी जाती है बहुत सारी। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड ट्यूबरकुलोस ड्रग दी जाती है, लीडिंग टू द गुड प्रोग्नोसिस एंड इम्यूनोसफरेंट किड्स। तो कुल मिला के क्या है, एडवर्स इफेक्ट है जिसके कारण क्या होता है, रेयर इन्फ्लामेशन हो जाता है बोन्स का, लॉन्ग बोन्स का। फिर होता है डिसेमिनेटेड बीसीजियोसिस। तो जो डिसेमिनेटेड बीसीजियोसिस क्या होता है, बेसिकली बीसीजी की टीका किस लिए दिया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए, टीबी के इलाज के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो अपन लाइव वैक्सीन देते हैं किसकी, टीबी के बैक्टीरिया की, वो क्या होता है उस साइट के अलावा जहाँ पर दी जाती है उसके अलावा दूसरे ऑर्गन में फैल जाता है। ठीक है, यानी अगर मान लो कोई इम्यूनो डिफिशियंट क्या है बच्चा है जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, अगर अपन उसको लाइव वैक्सीन देते हैं तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, तो वो क्या करता है उस जगह को छोड़ के दूसरे ऑर्गन्स में भी क्या करते हैं खुद की इन्फ्लामेशन कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, ये रेयर सीवियर और घातक क्या होता है इन्फेक्शन कर देता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, मतलब स्वेलन आ सकता है, ठीक है, अल्सर बन सकते हैं, सिम्टम्स एल्कोहल फीवर, स्किन लेशन, स्वेलन लिम्फ नोड, ठीक है, लीवर स्प्लीन इशू हो सकते हैं, ठीक है, मेकिंग टीबी, ठीक है, मेकिंग टीबी एंड रिक्वायरिंग प्रोलॉन्ग्ड एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट विथ, यानी क्या हो सकता है इसे आगे जाके कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत घातक बीमारी होती है, जिसके कारण क्या होता है जो बीसीजी के जो मतलब कुल मिलाकर ट्यूबरकुलर वैक्सीन में जो लाइव बैक्टीरिया जाते हैं वो मल्टीपल ऑर्गन को क्या करते हैं इफेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। ठीक है, ये सारी के सारी अपन एडवर्स इफेक्ट देते हैं, वो कौन से देखे थे, बीसीजी के। अब अपन देखेंगे दो वैक्सीन और, ठीक है, मतलब आगे दो वैक्सीन हेपेटाइटिस बी और एमआर, ठीक है, और मीजल्स। ठीक है, एमएमआर, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी, इनके कारण कौन सा होता है, एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इन सब वैक्सीन के कारण कौन सा एडवर्स इफेक्ट होता है, एनाफाइलेक्सिस। देखते हैं एक एक चीज़। तो बेसिकली क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है कि ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है प्लेटलेट के खिलाफ। ठीक है, प्लेटलेट के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी जो बन जाती है, जिसके कारण होता है क्लोट फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्लोट फॉर्मेशन नहीं होने पर क्या होता है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना है ये सारे जो मैं एडवर्स रेयर बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारी की सारी वैक्सीन के कारण ये क्या होता है रिएक्शन हो सकती है, बहुत ही रेयर जो है वैक्सीनेशन का ये होते हैं। बेसिकली ध्यान रखना ये जो एनाफाइलेक्सिस है वो हेपेटाइटिस बी से कम, जबकि एमआर और मीजल्स, ठीक है, एमआर और मीजल्स की वैक्सीन से ज़्यादा होता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है, रेयर है, लेकिन क्या होता है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देने के कारण क्या होता है ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है किसके खिलाफ,
प्लेटलेट के खिलाफ, ठीक है। प्लेटलेट्स के खिलाफ होता है जिसके कारण क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता, थक्का नहीं बन पाता तो सीवियर क्या हो सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है। और क्या हो सकता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स या ये इम्यूनोग्लोबिन इसके ट्रीटमेंट में अपन को देने पड़ सकते हैं, ताकि क्या हो सकता है, उस ऑटो एंटीबॉडी को अपन क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फाइब्रिल सीजर्स। अगर देख मतलब सीजर्स क्या होते हैं, सीजर्स का मतलब क्या होते हैं, मतलब मिर्गी टाइप आना, ठीक है। तो मीजल्स या एमएमआर के कारण है ना, बहुत ही इंक्रीज रिस्क होते हैं फेब्राइल सीजर्स के, ठीक है। इससे क्या होता है, ये इसमें फीवर आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसके बाद, 1 से 2 वीक बाद आफ्टर इम्यूनाइजेशन, बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। यानी कुल मिला के 3000 से 4000 में एक केस आता है, ठीक है। इसका सेल्फ रिजोल्विंग होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, प्रिवेंटिंग सीवियर मीजल्स, ठीक है। फार आउटवेटिंग द मिनिमल सीजर रिस्क, यानी क्या होता है कि क्या होता है, जो क्या होता है चिकन पॉक्स का एमएमआरवी का जो क्या होता है, एमएमआर का जो वैक्सीन होता है उसमें किसका सीजर्स के चांसेस एमएमआर मीजल्स की तुलना में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, चांसेस होते हैं फेब्राइल सीजर्स के, ठीक है। सीजर्स बेसिकली क्या होता है, मिर्गी के दौरे आते हैं इसमें, ठीक है। सीजर्स में खुद को कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। तो एनाफाइलेक्सिस बेसिकली होता है कि ट्रिगर होता है किसके कारण, जिलेटिन के कारण, ठीक है। एलर्जी क्या करता है, कोज करता है। जिलेटिन क्या होता है, एक स्टेबलाइजर होता है, या फिर ये कैसे ट्रिगर हो सकता है, काउज मिल्क प्रोटीन से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर अपन एमएमआर मीजल्स या हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दे रहे हैं तो उससे एनाफाइलेक्सिस ट्रिगर हो जाता है, ठीक है, जिलेटिन के कारण और इनके कारण। बेसिकली एनाफाइलेक्सिस है क्या, इसमें क्या आता है, छींकें आती है, फ्लशिंग होती है, इचिंग होती है, स्वेलिंग आ सकती है फेस, टंग, थ्रोट पे, ठीक है। डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीथिंग में, वीजिंग आ सकती है, ठीक है, ठीक है। प्रेसिडेंट कफ आ सकता है, ठीक है, परसिस्टेंट कफ आ सकता है, डिजीनेस हो सकती है, शोक, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कुछ भी हो सकता है इसमें। और ये बेसिकली किसके कारण होती है, ठीक है, काउस मिल्क के प्रोटीन के कारण या फिर जिलेटिन के कारण ये ट्रिगर होती है। एक प्रोटीन के कारण भी ये ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, जब अपन एमएमआर और जो इनकी क्या होता है मीजल्स की नई वैक्सीन देते हैं उसके कारण होता है। आगे देखते हैं एनसेफेलोपैथी। तो बेसिकली एनसेफेलोपैथी क्या होता है, ब्रॉड टर्म होता है, डेट डिस्क्राइब द डिजीज, डिसऑर्डर या डैमेज ऑफ द ब्रेन, फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। यानी ब्रेन की फंक्शन और स्ट्रक्चर की क्या हो सकता है, डिजीज हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है, या डैमेज हो सकता है, मेजरली द नर्व्स के कारण, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, एनसेफेलोपैथी, ठीक है। एनसेफेलोपैथी में बहुत सारी यानी कुल मिला के क्या होता है, दिमाग से हो सकता है, दिमाग की नर्व डैमेज होती है बहुत ज़्यादा। अब अपन बढ़ते हैं आगे, कौन सी वैक्सीन आती है, रूबेला, एमएमआर, ओपीवी, ठीक है, टिटनस, पर्टुसिस, डीपीटी, ओल सेल, ठीक है। इन सारी वैक्सीन के कारण कौन सी आ सकती है, इसको बोलते हैं आर्थ्रेलेजिया, ठीक है। ऑर्थ्रोलेजिया क्या होता है, बेसिकली आर्थ्रेलेजिया क्या होता है, पेन इन वन और मोर जॉइंट्स, ठीक है। ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है मीनिंग जॉइंट, यानी पेन। कुल मिला के क्या होता है, इसमें अर्थराइटिस जैसे लक्षण आते हैं आर्थ्रेलेजिया में, ठीक है। यानी कुल मिला के कैसे होता है, वैक्सीन एसोसिएटेड विद पैरालिम्पिक पोलियोमाइलिटिस, यानी ऐसी वैक्सीन जो कि क्या हो सकते हैं, ठीक है, पैरालिटिक जैसे ओपीवी है, ठीक है, रूबेला एमआर वैक्सीन, ठीक है, ये सारी आर्थ्रेलेजिया पैदा करती है, ठीक है। एनाफाइलेसिस हो सकता है इससे, ब्रेकियल न्यूराइटिस, ब्रेकियल न्यूराइटिस होता है सडन पेन होता है और लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, शोल्डर में पेन होता है, किसके कारण होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस में इन्फ्लामेशन के कारण, ठीक है। सीजर्स आ सकते हैं, एनाफाइलेक्सिस होता है, एनसेफेलोपैथी हो सकती है, ठीक है, परसिस्टेंट, ठीक है, इनसोल्यूबल स्क्रीमिंग। बेसिकली जो इनसोल्यूबल स्क्रीमिंग क्या होती है, वो कहता है इंटेंस प्रोलॉन्ग क्राइंग ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रंस, ठीक है, यानी छोटे जो बच्चे होते हैं उनका लंबे समय तक बहुत ज़्यादा रोना, ठीक है, ये इसके क्या होता है, परसिस्टेंट है, 3 घंटे से भी ज़्यादा, ये इसके क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, जो हिप्नोटिक क्या होता है, हाइपोरेंसिस एपिसोड होते हैं उसमें क्या होता है, वही रेयर डिजीज है जिसको किसके कारण होता है, मोस्टली इनके कारण होती है, पर्टुसिस, डीपीटी और जो वैक्सीन होती है इसके कारण हो सकता है ये। तो इसमें क्या करते हैं, हिप्नोटिक हाइपोरेंसिस जो एपिसोड होते हैं उसमें मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है, ठीक है, प्रतिक्रिया रिड्यूस, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाता है, रंग में बदलाव हो सकता है, साइनोसिस जैसे कलर दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे कौन से हो गए, क्या वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। तो रेयर साइड इफेक्ट हैं, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर है, ज़रूर तो नहीं लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं इनके। तो बेसिकली तुम ये देखो कि जैसे रूबेला एमएमआर के कारण क्या आता है, आर्थ्रेलेजिया जिसके कारण क्या आता है, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होता है। ओपीवी के कारण क्या आता है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस आता है, ठीक है। पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस क्या होता है अभी देखेंगे अपन। टिटनस और डिप्थीरिया, टिटनस के कारण क्या आता है, एनाफाइलेक्सिस और ब्रेकियल न्यूराइटिस आता है, ठीक है। पर्टुलिस, डीपीटी और ओल सेल के कारण क्या आता है, ये सारे के सारे आते हैं, जिसमें सीजर, एनाफाइलेक्सिस, एन्सेफेलाइटिस, ठीक है, और परसिस्टेंट इनकोसोबल स्क्रीमिंग और हिप्नोटिक हाइपो रेस्पॉन्सिव एपिसोड्स, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, रेयर साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन होते हैं सब। इसमें क्या होता है कि जो लाइव वैक्सीन दी जाती है पोलियो की, तो वो क्या होता है, जो वायरस दिया जाता है लाइव वैक्सीन, वो क्या हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो खुद पैरालिसिस कर देता है, ठीक है। क्लोज कॉन्टैक्ट जिसके वो पर्सन होता है, ठीक है, जिस पर्सन के वो क्लोज कॉन्टैक्ट था उसमें क्या होता है, वो वायरस वीक, क्या वीकेंड जो वायरस होता है वो म्यूटेंट कर जाता है और पोलियो मिलाइटिस करके पैरालिसिस कर सकता है, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी पर्सन के
ठीक है, पर्सन्स में। तो ओपीवी के कारण आ सकता है वो, ठीक है, और रुबेला एमएमआर के कारण अर्थरेजिया आता है, ठीक है, टेटनस और डीपीटी के कारण ठीक है, एनाफाइलेक्सिस और ब्रेकिल न्यूराइटिस होता है, और पर्टुसिस डीपीटी के कारण कौन से आते हैं, सीजर, एनाफाइलेक्सिस, एन्सेफेलोपैथी, और ये सारी की सारी कौन सी रेयर जो वैक्सीनेशन रिएक्शंस है वो होती है। इसके अलावा अपन देखते हैं स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन्स, ठीक है। एक तो होती है गुलियन बेयर सिंड्रोम, गुइलेन बेंस बेयर सिंड्रोम, इसको क्या बोलते हैं, किल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिसिस ओपीवी, अभी देखा था मैंने, ठीक है, ये रहा वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो कौन सा किसके कारण होता है, ओपीवी के कारण। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, मीजल्स वैक्सीन और एमएमआर के कारण। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है, शॉक आ जाता है इसमें, ठीक है, यानी क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, और बीपी कम होने से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, तो क्या हो सकता है, उसको बेहोश भी हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म तक क्या हो सकता है, उसके नर्व डैमेज भी हो सकती है, ठीक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है, शॉक आ सकते हैं किसके कारण, पर्टुसिस वैक्सीन और डीपीटी के कारण, ठीक है। हाइपरसेंसिटिव हो सकती है हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, मेनिंगोकोकल, इनके कारण, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है एमएमआर के कारण। बेसिकली मैंने ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है, ऊपर बताई है, ठीक है, कि कौन सा, एक तो एमएमआर के कारण कौन सी आती है, ये रही एमआर के कारण मैंने ये बता रखी है ऊपर कि ये सारे कौन से फेब्राइल सीजर्स आ सकते हैं, ठीक है। हाइपर सेंसिटिव हो सकती है हेपेटाइटिस बी के कारण, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये हाइपर सेंसिटिव फेब्राइल सीजर्स ही तो है। शॉक आ सकते हैं पर्टुसिस डीपीटी इनके कारण, ठीक है, और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है मीजल्स वैक्सीन और एमएमआर के कारण। अब अपन आगे देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ एईएफआई, ठीक है। बेसिकली ये होता क्या है कि मान लो किसी एरिया में अपन को क्या देखने को मिल गई, एएफआई एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन देखने को मिल गए, तो अब अपन ये देखेंगे कि अपन वहाँ जाएंगे, ठीक है, और ये देखेंगे कि क्या क्या अपन मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशन लेंगे कि पूरी कि किसके कारण हुआ है, कैसे हुआ है, कितने बच्चों को हुआ है, क्या इसका मेन कोज क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, रिपोर्ट एएफआई अकरेंस टू सर्विलेंस सिस्टम, की सर्विलेंस सिस्टम में क्या आ गई, एएफआई की रिपोर्ट आ गई। तो सबसे पहले क्या जाता है कि कंफर्म किया जाता है इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट में, ठीक है, कि पेशेंट्स मेडिकल फाइल, की पेशेंट की मेडिकल फाइल क्या है, ठीक है, उसको देखा जाता है और उसको क्या करते हैं, कंफर्म किया जाता है कि ये एएफआई का ही क्या है, केस है। तो सबसे पहली जो स्टेप आती है वो होता है कंफर्मेशन अबाउट द रिपोर्ट। सेकंड स्टेप आती है इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्टेड डाटा, कि इन्वेस्टिगेट अबाउट द पेशेंट एंड अबाउट द इवेंट, कि पेशेंट का लेते हैं, का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके डाटा जो कलेक्ट किए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी मतलब इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री उसकी पढ़ते हैं कि उसके उसने मतलब इम्यूनाइजेशन की कभी पहले टीका कराया होगा, टीकाकरण कराया होगा उस दिन के पहले, ठीक है, कभी तो उसके कारण अब आया होगा, ठीक है, कौन सा साइड इफेक्ट आया होगा, ठीक है, अबाउट पेशेंट, ठीक है, उस इवेंट के कारण में कि उस इवेंट में, ठीक है, कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, कितने जनों को वो साइड इफेक्ट आए हैं, ठीक है, और किसकी वैक्सीन लग रही है अब उसके बारे में, ठीक है, अबाउट सस्पेक्टेड वैक्सीन, ठीक है, अबाउट अदर पीपल्स, ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेट किया जाता है इन कलेक्टेड डाटा, ठीक है। उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री ली जाती थी कि उसको क्या पता एनाफाइलेटिक्स हो आते हो कि नहीं आते हो पहले से, ठीक है, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है उसकी, ठीक है, कि पहले उसको कोई मेडिसिन से एलर्जी है कि नहीं है, ठीक है, या फैमिली हिस्ट्री ली जाती है कि उसके परिवार में, ठीक है, किन किन लोगों को किसी स्पेसिफिक वैक्सीन के लिए कोई रिएक्शंस होती है कि नहीं होती, ठीक है, या फिर कंडीशन अंडर विच द वैक्सीन वाज शिफ्टेड की, या फिर वीवीएम जो मैंने बोला था कि वाइल वैक्सीन मॉनिटर की वैक्सीन खराब है कि नहीं है, ठीक है, उसको सही कंडीशन में रखा गया है कि नहीं गया, या वो खराब हो चुकी है, या उसके कारण कोई साइड इफेक्ट आए हैं, वो सारे के सारे इसमें इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं कलेक्टेड डाटा में। फिर जाता है एसेस द सर्विस, ठीक है, फिर क्या जाता है सर्विस को एसेस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एसेस ऑफ सर्विस में आस्क और ऑब्जर्व, कि मतलब अपन जाएंगे वहाँ पे पूछेंगे कि वैक्सीन स्टोरेज कहाँ गया है, ठीक है, आईएलआर में किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है, वीवीएम सही माप रहा है कि नहीं, टेम्परेचर यानी वो अगर डिजनरेट हो गई वैक्सीन से सही है या सही नहीं है, ठीक है, डाइल्यूएंट स्टोरेज की डाइल्यूएंट जो साथ में मिलाए जाते हैं उनका स्टोरेज कहाँ किया जाता है, ठीक है, उनको सही जगह रखा गया है कि नहीं गया, रिकंडीशन प्रोसेस एंड टाइम केप्ट कि वहाँ के एएनएम या जो जेएनएम जो भी लगा है उसको अपन जाके ही पूछेंगे कि ठीक है बीसीजी मीजल्स की वैक्सीन को कितनी देर तक रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है, उसको थोड़ी बहुत जानकारी है या नहीं है वो भी पूछेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, इम्यूनाइजेशन जो सर्विस है कोल्ड चेन की सर्विस है उसको सबको जांचेंगे, ठीक है। इन सब प्रोसेस के बाद में अपन एक अपना खुद का हाइपोथेसिस निकालेंगे कि मतलब वहाँ पे किस कारण कोई वो मतलब हुआ होगा, ठीक है, किस कारण एडवर्स इफेक्ट आएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे वर्किंग हाइपोथेसिस लेंगे, फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे वर्किंग हाइपोथेसिस को, ठीक है, कि ये अगर अपन इसको हटा के या फिर ये ऐसा करके अपनी हाइपोथेसिस सही है कि नहीं है, या फिर मतलब कोई अगर अपने कमी निकाली है तो उस कमी को हटा के देखेंगे कि वो मतलब जो प्रोग्राम वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी उन वैक्सीन का सबका लैब डायग्नोसिस या लैब टेस्ट किया जाता है कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है, उसके उस मतलब एडवांस है, ठीक है, एडवांस मतलब अपन अगर उनको पूछेंगे, ठीक है, कि वही कि ऑब्जर्व और आस्क में पूछे थे ना कि कोल्ड चेन में कोई गड़बड़ है कि नहीं है, या फिर वैक्सीनेशन सही उन्होंने लगाई है कि नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है कि नहीं किया, तो उनके कन्फर्मेशन के लिए अपन क्या करेंगे, अपने हाइपोथेसिस को कन्फर्म करने के लिए उनका लैब टेस्ट करेंगे, ठीक है।
फिर आगे आके कंक्लूड इन्वेस्टिगेशन। ये सारी की सारी चीज़ें अपन इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूड करके ये इस पे पहुंचेंगे, ठीक है। ये कंक्लूजन पर निकलेंगे कि जो करेक्टिव एक्शन क्या लिए जाने चाहिए, क्या क्या फर्दर रिकमेंडेड एक्शंस लिए जाने चाहिए, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरर वाली कंपनी में कोई गड़बड़ है तो उसको बताएंगे, ठीक है, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट में या स्टोरेज में कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर बताएंगे, या फिर ठीक है, या फिर वहाँ के पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ के जो कर्मचारी है उनके कारण कोई दिक्कत हुई है तो वो चीज़ अपन सारे इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूड करेंगे।